तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। जब जिंदगी का मेहरबान हाथ सर से हट जाए तो पैरों के नीचे से जमीन भी फट जाती है। ऐसे सूरत हाल में जब आगे पीछे कोई न हो, उस समय किसी ठंडी हवा का झोंका बनना हमें सारी उम्र के लिए एक ऐसे धोखे में डाल देता है कि जिससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम हरसाली है और मैं जिस माहौल में आंखें खोली वह इंसानी व्यवहार की तल्लखी और जहर से भरा हुआ माहौल था। मेरा बाप मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म किया करता था और मेरी दादी और मेरी बुआ भी इस मामले में पूरा पूरा साथ देती थी। दादी का देहांत हो चुका था। न जाने मेरे बाप को मेरी माँ पर किस चीज़ का गुस्सा था कि छोटी छोटी बात पर भी वह मेरी माँ को बुरी तरह से अपने गुस्से का निशाना बनाता था। और यह सब देखकर मैं बचपन से ही दिमागी मरीज बन चुकी थी। अब मुझे हर मर्द को देखकर डर लगता था और मुझे रोने पर भी बाप और दादी की तरफ से मार पीट का सामना करना पड़ता था। बच्ची होने के बावजूद भी मुझे रोने का हक नहीं था और मैं ऐसे ही घुट घुट कर अपनी आंखों के सामने अपनी माँ के मार खाते देख रही थी। मैं 5 साल की थी और मुझे याद है कि मेरी माँ उस समय उम्मीद से थी। उसके बावजूद भी मेरा बाप मेरी माँ को मारने से बाज नहीं आता था। कुछ महीनों के बाद मेरी माँ ने मेरे भाई को जन्म दिया। भाई को देखकर मेरी दादी बहुत खुश हुई और मेरे बाप की तरफ से भी मेरी माँ पर जो जुल्म सितम होते थे वह कुछ कम हो गए थे, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं हुए थे। वह कभी कभी माँ पर हाथ उठाने से बाज नहीं आते थे। खानदान का वारिस देने की खुशी में अब मेरी दादी और मेरी बुआ ने भी मेरी माँ पर जुल्म करने थोड़े कम कर दिए थे। अब मेरा भाई 6 साल का हुआ तो उस समय मैं लगभग 11 साल की हो चुकी थी। न जाने वह कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी माँ से बर्तन धोते हुए कांच का कोई बर्तन टूट गया था और उस बात पर मेरी दादी ने शोर मचा दिया। दादी का कहना था कि यह सेट उसकी माँ ने दिया हुआ था, इसीलिए उनकी माँ की निशानी थी। टूटने से मेरी दादी बहुत नाराज हो गई थी और मेरी माँ को मारने लगी। आवाज़ सुनकर मेरे पापा भी बाहर आ गए और मेरी माँ को अपने माँ के कहने पर बुरी तरह से पीटने लगे। मेरी माँ के पूरे शरीर पर मारने के निशान पड़ गए थे और उनके सर पर भी बहुत खून बहने लगा था। मार खाते खाते मेरी माँ ने जिंदगी में पहली बार मेरे पापा को अपनी सफाई देने की कोशिश की तो उस पर मेरा बाप और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया। मेरी दादी के कहने पर उसी समय मेरे पापा ने मेरी माँ को घर से निकाल जाने का हुक्म दिया, साथ ही साथ तलाक देने का भी फैसला सुना दिया। मेरी माँ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। माँ ने बहुत मन्नतें की लेकिन मेरे बाप को जरा भी दया नहीं आई। जब मेरी माँ अपने कुछ कपड़े उठाकर दोनों बहन भाइयों को अपने साथ ले जाने लगे तो मेरी दादी ने मेरे भाई को गोद में उठा लिया और कहने लगी कि ये हमारे खानदान का वारिस है, तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ। हम अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देंगे। यह एक और जुल्म था जो एक माँ पर किया जा रहा था कि उससे उसकी औलाद भी छीनी जा रही थी। मेरी माँ की लाख विनती के बावजूद भी उन दरिंदों पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। यह सब देखकर मेरा भाई जो उस समय 6 साल का था बुरी तरह से रो रहा था और कह रहा था कि मुझे माँ के साथ जाना है, लेकिन मेरे बाप ने उसे भी थप्पड़ मारकर चुप करा दिया और मेरी दादी मेरे भाई को जबरदस्ती गोद में लिए अंदर चली गई। उसके बाद मेरे बाप ने मेरी माँ और मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मेरी माँ बहुत देर तक दरवाजे के बाहर बैठी मुझे सीने से लगाए रोती रही। मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो चुके थे। उनकी तसल्लियाँ और दिलासे जारी थे, लेकिन मेरी माँ का तो सब कुछ लुट चुका था। मोहल्ले वाले मेरे बाप को गालियां दे रहे थे, लेकिन उन जहरीलों पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं हो सकता था। बहुत देर तक वहां बैठे रहने के बाद मेरी माँ अपना सामान और मुझे लिए अपनी माँ के घर की तरफ चल पड़ी। मैं जिंदगी में पहली बार अपनी नानी से मिलने जा रही थी, क्योंकि मेरी माँ को
अपने घर वालों से मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। हालांकि वह इसी शहर में रहते थे। जब मेरी माँ घर पहुंची तो जैसे घर में जलजला सा आ गया। उनमें से किसी भी उम्मीद नहीं थी कि बेटा पैदा होने के बाद भी मेरा बाप मेरी माँ को तलाक दे सकता है और फिर बेटे को भी छीन सकता है। मेरे दो ही मामा थे और दोनों उस समय शादीशुदा थे। नाना इस दुनिया में नहीं थे और नानी ही जिंदा थी। वह बेटों के रहमो करम पर थी। उन्होंने अपने बेटों की मिन्नत करके अपनी बेटी को घर में रहने की इजाज़त तो दिलवा दी। मामा भी शायद इसीलिए मान गए थे। शायद उन्हें लगता था कि पापा को अपनी गलती का एहसास होगा और वो मुझे और मेरी माँ को यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन पापा तो जैसे ठन कर बैठे थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में तलाकनामा मेरी माँ के पास भिजवा दिया था। उसके बाद तो जैसे घर में एक तूफान सा आ गया था। सब मेरी माँ के पीछे पड़ गए थे। मेरी दोनों मामियाँ और मामा मेरी माँ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ तक कि मेरे दोनों मामा मेरी माँ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुमने ही अपना घर नहीं बसाया, ज़रूर तुम्हारा ही कुछ कसूरवार होगा जो उस इंसान ने तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया है। घर वालों का यह व्यवहार भी मेरी माँ को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब पति ने तलाक दे दी हो तो उसके बाद भाइयों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है, और जब ऐसा भाई हो तो फिर उनकी पत्नियां कैसे जुल्म का कोई भी मौका हाथ से जाने दे सकती है। वहां पर रहने के बदले मेरी माँ को घर का सारा काम करना पड़ता था। मैं उसे समय 11 साल की थी, इसीलिए हर काम में मुझे भी घसीट लिया जाता था और सारा दिन मुझे भी जानवरों की तरह काम करना पड़ता था। मेरी नानी मजबूर थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं उस समय स्कूल भी जाया करती थी, लेकिन नानी के घर आने के बाद मामा ने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना चाहा, लेकिन ये भी मेरे मामा की गैरत का गवारा नहीं हुआ कि लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बहन को नहीं पाल सकते, और लोगों से बातें सुनना भी नहीं चाहते थे। मेरी माँ ने मुझे पाले तो बहुत कुछ समय तक घर पर बिठा रखा, लेकिन फिर मेरी नानी ने मामियों की विनती करके मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया और खर्च के नाम पर मिलने वाले कुछ रुपयों को जोड़ जोड़ कर मेरे स्कूल की फीस भरने लगी थी। मेरी नानी ने जाकर स्कूल के हेड मास्टर से बात की थी कि मुझे यूनिफॉर्म और किताबों की कमी के चलते तंग न किया कीजिए। मैं उस समय 5वीं क्लास में थी। किसी न किसी तरह पढ़ते हुए मुझे 3 साल और बीत गए और मैं 8वीं क्लास में आ गई। अब मैं 14 साल की हो चुकी थी कि एक दिन मेरी नानी भी हमें छोड़कर भगवान के साथ पास चली गई। इस घर में नानी ही हमारे लिए छाँव थी। वह भी हमें छोड़कर चली गई थी। नानी के जाते ही मेरी माँ का उस घर में होना एकदम बेहाल हो चुका था। सारा दिन गधों की तरह मेरी माँ घर के सारे काम करती रहती थी और मेरी दोनों मामियाँ मेरी माँ पर हाथ उठाने से भी नहीं चुकी थी। अब तो मेरे मामा भी अपनी बहन पर हाथ उठाने लगे थे और मुझे भी जरा जरा सी बात पर मार पीट का निशाना बनाना पड़ता था। मेरी मामियाँ अब घर में हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी और यूं एक दिन मेरे मामा ने ज़बरदस्ती मेरी माँ की शादी एक आदमी से करवा दी जिसे पहले से ही मुझसे भी बड़ा बेटा था। मेरी माँ सारी सूरत हाल में कुछ नहीं कर सकती थी। यूं वो मुझे लिए अपने नए पति के पास आ गई, लेकिन मामा के द्वारा किया गया यह फैसला मेरी माँ के हित में अच्छा हुआ था, क्योंकि मेरा सौतेला बाप बहुत अच्छा था और उसने हमसे किसी तरह का कोई भेदभाव भी नहीं रखा था। उसने मुझे अपनी सगी बेटियां वाला प्यार दिया था। उसका एक ही बेटा था जो मुझसे 3 साल बाद था।
उसे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह सारा दिन आवारागर्दी ही करता रहता था। मेरे बाप ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे सरकारी स्कूल से हटाकर एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। तो मैं देख देख कर हैरान होती थी कि कहाँ मेरा अपना सगा बाप मेरी कदर नहीं करता था और मेरी माँ को भी मारता पीटता था, और मेरा सौतेला बाप वो तो मेरी माँ को भी रानियों की तरह रखता था और मुझे भी शहजादी समझता था। इस दुनिया में इंसानों के कितने रंग होते हैं, यह सब मैं धीरे धीरे जान रही थी। अब तक मैं औरत की ना कदर ही देखी थी, अब पहली बार किसी घर में औरत की कदर होते देख रही थी। मेरे सौतेले बाप की मेहरबानी से मैं दिल लगाकर पढ़ रही थी और अब ग्रेजुएशन कर रही थी, जब मेरी ज़िंदगी में एक और हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया था। मेरी उस सौतेले भाई ने कभी भी हम दोनों माँ बेटियों को दिल से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वह अपने बाप की वजह से चुप रहता था। हाँ, हमें देखकर अपनी नाक भौं जरूर चढ़ाता और हमसे बात न करने उसकी आदत बन चुकी थी। उसके बाप ने उसे कई बार इस बात पर डांटा भी था, लेकिन वह जवान खून था तो उस पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। मैं इस समय 20 साल की थी और मेरा ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था, जब एक दिन मेरी माँ और बाप एक हादसे का शिकार हो गए। वह मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर दे दी और मोटरसाइकिल बेकाबू होकर रोड के साइड पर खड़ी एक ट्रॉली से जा टकराई। मेरी माँ तो मौके पर ही दम तोड़ गई थी, लेकिन मेरे पापा की सांसें अभी चल रही थी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था और मेरा सौतेला भाई तो रोते हुए अस्पताल पहुंचे थे। मेरा सौतेला बाप, जो मेरे लिए सगे बाप से भी बढ़कर था, पत्तियों में जकड़ा हुआ पड़ा था। उसने इशारे से हम दोनों को अपने पास बुलाया और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि विनोद, मरते वक्त मैं बस तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि हरसाली का ध्यान रखना। यह तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन सगी बहन ही समझना। मैंने हरसाली को अपनी सगी बेटी समझा है और उसे सगी बेटियों वाली मोहब्बत दी है। तुम भी मेरे इस रिश्ते का मान रखना और हरसाली का ध्यान रखना। ये कहते मेरे पापा ने मेरे सौतेले भाई का हाथ थाम लिया और मेरे हाथ में उससे समय रो रहा था और उसने रोते हुए अपने बाप से वादा किया था कि मैं हरसाली को अपनी बहन की तरह समझूंगा। मेरे भाई से वादा लेते ही मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे। ये बहुत बड़ी कयामत थी जो मेरे सर पर टूट पड़ी थी। अब मेरे सर पर मेरे सौतेले भाई के अलावा कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी अब आगे मेरे साथ क्या क्या करने वाली है। मम्मी पापा की मौत के बाद मेरा भाई, जो उस समय लगभग 24 साल का था, वह अपने बाप से किया हुआ वादा भूल गया। उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से सब कुछ सहती रहती, क्योंकि मेरे पास उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। हम दोनों माँ बेटी को अपने घर पर आने वाले इस हादसे का जिम्मेदार समझता था और मुझे मनहूस कहा करता था। मेरी तो उसकी ज़िंदगी में पहले भी कोई कदर नहीं थी, लेकिन मेरे सौतेले बाप ने मुझे शहजादी बना रखा था। अब मेरे भाई ने एकदम से मुझे आसमान से उतार कर ज़मीन पर पटक दिया था। मैं तो उसे अपना भाई ही समझती थी। भले ही वह सौतेला था, लेकिन उसने मुझे कभी भी अपनी बहन नहीं मानता था। पापा के मरने के बाद पापा की किराने की दुकान मेरे भाई के कब्जे में आ गई थी, जिसने सारी जिंदगी कोई काम नहीं किया था। अब उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था, तो वह धीरे धीरे गलत आदतों का शिकार होता चला गया और एक साल में जुए जैसी लत को लग कर उसने वह पूरी दुकान बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि वह घर भी बेचना पड़ा। अब हम उसी घर में, जो मेरे सौतेले भाई की मिल्कियत का था, अब वो किराएदार बनकर रह रहे थे। लेकिन मेरे भाई ने
इन सब से कोई सबक नहीं सीखा था और उसके जुए का सिलसिला लगातार जारी था। घर के हालात ऐसे हो चुके थे कि अब कई कई दिन तक खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था। मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और मुझे अपने रिजल्ट का इंतज़ार था। घर के हालात से मजबूर होकर मैं भाई से जॉब करने की अनुमति ली और मैं एक स्कूल में टीचर की पोस्ट पर भर्ती हो गई। वहाँ पर मेरी तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरी तनख्वाह को भी मेरा भाई जुए की लत में उड़ा न दे। अभी तक मेरा यह डर ही था और यह डर बेवजह भी नहीं था जो मैं सोच रही थी। वैसे ही जुआ अब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली तो वह सारे पैसे मेरे भाई ने छीन लिए, बल्कि वह उन पैसों को देखकर भी गुस्से में आ गया और कहने लगा, पूरे महीने की मेहनत के बदले इतने थोड़े पैसे क्यों लाई हो। मैं उसे भला क्या कहती जो बिल्कुल ही बेबस और बेगैरत हो चुका था। उसे कभी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए मैं खामोश रही। जब पूरे महीने की मेहनत मेरे भाई ने छीन ली तो मैं साथ ही साथ ट्यूशन पढ़ाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। अब ट्यूशन वाले बच्चे को मैंने कह दिया था कि वह मुझे घर में फीस न दें। मैं उन ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चों के माँ बाप से बात की और उन्हें अपनी फीस के बदले घर का थोड़ा बहुत राशन देने की कह दिया, ताकि मेरे घर का खर्चा चलता रहे। और तनख्वाह का भी मैंने यह हिसाब रखा कि अगले महीने से मैं आधी तनख्वाह एक कमेटी में देना शुरू कर दी और आधी तनख्वाह घर पे ही लाने लगी। मैं भाई को नहीं बताया कि मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया है। उसे इतना ही कहा कि कॉलेज वालों ने मेरी तनख्वाह कम कर दी है। इस पर मेरे भाई का बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुफ्त के हाथ आते पैसे उसे बुरे नहीं लग रहे थे। मैंने बैंक में अपना अकाउंट खुलवा दिया और 2-3 कमेटियां के पैसे जो मुझे मिले थे अब वहाँ पर जमा कर रही थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने अपने लिए जो कुछ भी करना था अपने ही बलबूते पे करना है। अब मुझे जॉब करते हुए 3 साल हो चुके थे और ट्यूशन की मदद से आने वाले पैसों की राशन की वजह से घर का खाना पीना चल रहा था। बचे खुचे पैसों से मैं घर का किराया भी दे दिया करती थी। मेरा भाई बिल्कुल ही बेरहम से अपना ही बहन की कमाई पर चल रहा था और मेरी कमाई को भी जुए में उड़ा रहा था। सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि मेरे भाई के सर पर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया था। मैं उसे अपना ही भाई मानती थी और उसका ख्याल भी रखती थी, लेकिन मेरा भाई मुझे बिना गाली दिए बात नहीं करता था। मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि अब इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था जो मेरे सर पर हाथ रखता। कर्ज की वजह से भाई अब ज़्यादातर घर में ही रहने लगा था और उसे जुआ खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि मेरी जैसी ही सैलरी मिलती थी भाई फ़ौरन से छीन कर जुए में उड़ा देता था। बाकी का पूरा महीना वह घर पर पड़ा रहता था। और एक दिन तो हद ही हो गई, जब कर्जदार अपना कर्ज वसूलने के लिए घर के दरवाजे पर आ पहुँचे। जब भाई ने उनसे कुछ समय मांगा तो वह भाई को मारते पीटते अंदर घुस गए और उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे भी बालों से पकड़ लिया और भाई से कहने लगे कि अगर कर्ज नहीं दे सकता है तो फिर अपनी बहन हमारे हवाले कर दे। मैं उसके सौतेली बहन थी, लेकिन यह बात सुनकर भाई का गुस्सा आया और वह उनसे कहने लगा। उन्होंने भाई को धमकी दी कि अगर तुमने 1 महीने में पैसे वापस नहीं किया तो हम तुम्हारी बहन को उठा कर ले जाएंगे और तुम्हें भी मार देंगे। ये कहकर वह लोग चले गए। पहली बार मैंने भाई के ऊपर गुजरने वाली मुसीबत का अंदाज़ा किया और मेरे अंदर की बहन की मोहब्बत जग गई। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी। मैं भाई से पूछी कि कर्ज की रकम कितनी है, तो पहले तो उसने मेरा मजाक उड़ाया, फिर एकदम से ज़मीन पर बैठ गया।
वह मुझसे नफरत तो करता था, लेकिन जानता था कि मैं उसी की जिम्मेदारी हूँ। बेशक वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। वह कहने लगा, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तुम इतने पैसे नहीं ला पाओगी। मैं फिर भी जिद करते हुए भाई से पूछी कि नहीं, तुम मुझे बताओ कि कर्ज कितने हैं। मैं कोशिश करूँगी कि कहीं से पैसे लेकर तुम्हें दे दूँ। मैं जानबूझकर भाई को अपने अकाउंट और कमेटियों से जमा होने वाले पैसों को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि फिर वह सारे पैसे ही ले लेता। लेकिन भाई को यह बात कहना भी मेरी यह बहुत बड़ी गलती साबित हुई। भाई ने मुझे बताया कि कर्ज की रकम 5 लाख है। इस समय तक मेरे अकाउंट में लगभग 12 लाख मौजूद थे, जो मैंने अपने फ्यूचर के लिए जमा कर रखे थे और प्राइवेट मास्टर्स के इम्तिहान की तैयारी भी कर रही थी। मैंने भाई से कहा कि भाई, अगर तुम वादा करो कि आगे से जुआ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने की कोशिश कर सकती हूँ। भाई एकदम मेरी तरफ हैरत से देखने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। फिर एकदम से उसे गुस्सा आ गया और कहने लगा कि तुम कोई गलत काम करने तो नहीं सोच रही हो ना। मैंने भाई से कहा कि भाई, ऐसी बात नहीं है, आप परेशान ना हो, आप चाहें तो मेरे साथ चलो। वह कहने लगा कि नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन भरोसा मत तोड़ना। पैसे मिलने की बात सुनकर वह मुझसे नरमी से बात कर रहा था। मैंने उसे दोबारा से वादा करने को कहा तो उसने मेरे सर पर हाथ रखकर वादा कर लिया कि अगर मैं उसका कर्ज चुकता कर दूं तो वह दोबारा जुआ नहीं खेलेगा। मैं यह भूल गई थी कि गलत कामों में पड़े हुए लोगों को वादों का भी कोई भरोसा नहीं होता और वह मौका मिलते ही अपना वादा तोड़ बैठते हैं। भाई की मोहब्बत में अंधी होकर मैंने जानबूझकर 10-15 दिन के पैसे लाने को कहा, क्योंकि अगर मैं फौरन पैसों का इंतजाम कर देती तो उसे मुझ पर शक हो सकता था। आखिर 16वें दिन मैंने भाई को 5 लाख लाकर दिए और कहा कि कर्ज की रकम है जो हर महीने किस्तों में वापस करनी है। भाई तो पैसे देखकर पागल ही हो गया था। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और फौरन सारे पैसे उठाकर घर से बाहर निकल गया। उस रात को बहुत देर बाद घर वापस आया और वह नशे में लग रहा था। पहली बार नशे की हालत में घर में आया था। मैं गुस्सा करते हुए कहा कि भाई, तुमने वादा किया था कि तुम भी कोई गलत काम नहीं करोगे। तो वह हंसने लगा कि बस ये आखिरी दिन था, आज के बाद मैं यह सब काम छोड़ दूंगा। मैंने सोचा कि भाई से पूछूं कि कर्ज की रकम सच में कितनी थी, क्योंकि उस समय वह नशे में था। हो सकता है कि भाई ने भी झूठ बोला हो। मैं यूं ही भाई से पूछ लिया कि कर्ज कितना था तो वह कहने लगा कि कर्ज तो 4 लाख था, वो मैंने तो चुका दिया है, पर मैंने 1 लाख का दवा खेला है जिसमें से ज़्यादातर पैसे तो हार गया हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 10,000 बचे हैं। यह सुनकर तो मेरे गुस्से की हद न रही। मैंने गुस्से में भाई पर चिल्लाने लगी कि तुमने मेरी इतनी मेहनत की जमा किए हुए पैसे खर्च कर दिए। अब मैं कर्ज देने वालों को क्या जवाब दूंगी और हम कर्जा कैसे वापस करेंगे। मेरे गुस्सा करने और चिल्लाने पर भाई, जो पहले ही नशे में था, उठकर खड़ा हुआ और मुझे बालों से पकड़कर मारने लगा और कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ। तुम जॉब कर रही हो और कर्ज भी तुम ही लिया है, तो तुम ही कर्ज चुकाओगी। मैं मार खाते हुए भाई से कहा कि वह पैसे भी तुम छीन लेते हो। यह सुनकर भाई ने मेरे मुंह पर एक और थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मुझसे जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं। उसी दिन भाई ने नशे की हालत में मुझे बहुत मारा, यहाँ तक कि मारते मारते थक गया और फिर चारपाई पर पड़कर सो गया। मुझे लगा कि मैं किसी जानवर के जंगल में फंसी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मेरे जमा की हुई इतनी बड़ी रकम भाई उड़ा चुका था, लेकिन यह भी गनीमत थी कि मेरी इज्जत
अभी तक सुरक्षित थी, वरना उन गुंडों का कोई भरोसा नहीं कि वह अपने पैसे हासिल करने के लिए मेरी इज्जत पर ही हाथ डाल देते। यह सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन मैं अब कुछ करने की पोजीशन में नहीं थी। सुबह होते ही जब भाई नशे के चुंगल से निकला तो उसने मुझे देखा तो उसे रात की सारी बातें याद आ गई। मेरे पूरे चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे और मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से दुख रहा था, यहाँ तक कि मेरी कलाइयाँ भी निशानी पड़ गई थी। भाई की आंखों में थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी झलकी तो मैंने मौका देखते हुए रोते हुए भाई से कहा कि भगवान के लिए तुम गलत काम छोड़ दो, अभी समय है, सुधर जाओ। भाई खामोश रहा और चुपचाप उठकर बाहर निकल गया। उस दिन वह जल्द ही घर से वापस आया और आकर थका हारा बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो वह कुछ कहने चाह रहा था। मैंने पूछा तुम बताओ तो सही, तो वह कहने लगा मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, बस मुझे जुआरी समझते हैं और मुझे ऐसे ही देखते हैं जैसे मैं उनके पैसे लेकर भाग जाऊंगा। मैं अब क्या कर सकती थी, लोगों का डर सही था। जुआरी को जुए की लत लग जाए तो वह कुछ भी नहीं देख सकता। लोग उसे इसीलिए काम नहीं देते थे कि वह उनका पैसा ले डूबेगा। मैं वहाँ से हट गई और उसके लिए खाना बनाने लगी। अगले महीने से मैंने अपनी पूरी तनख्वाह कमेटी में देना शुरू कर दी ताकि मैं अपना नुकसान पूरा कर सकूं और कुछ इतने पैसे जोड़ सकूं कि आगे की पढ़ाई करने के बाद किसी अच्छी जगह पर जॉब कर सकूं। भाई ने दोबारा जुए का सिलसिला शुरू कर दिया था। भाई की उम्र 28 साल हो चुकी थी और मैं 25 की हो गई थी। मेरा मास्टर्स पूरा हो गया था और मेरे अकाउंट में अच्छी खासी रकम भी मौजूद थी। एक बार फिर जुए के सिलसिले की वजह से भाई पर कर्ज हो गया और वह गुंडे फिर घर आ गया था। उन्होंने फिर से मुझे मारते हुए भाई को धमकाया कि अगर तूने पैसे 1 महीने में न दिए तो फिर तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने ही बेइज्जत करेंगे। यह कहकर वो लोग चले गए। मैंने भाई की तरफ शिकायत नज़रों से देखा तो इस बार उसका सर भी झुका हुआ था और वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने कहा भाई, अभी तो पिछला कर्ज भी नहीं उतरा, अब तो मैं तुम्हें कहीं से कर्ज भी नहीं उतार ला करके दे सकती। लेकिन भाई ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रहा था और अब मुझे उसकी नज़रों से डर लग रहा था। कुछ देर बाद उठकर बाहर चला गया। इस बार उसने मुझे कर्ज की कोई बात नहीं की। एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद और भाई का खाना तैयार करने के बाद मैं बाहर सो रही थी। बस उसी समय आधा से ज़्यादा रात गुजर गई थी और भाई घर में नहीं था। मैं उसका खाना तैयार करके रख देती, वह आता था और खा लेता था और कभी कभी मुझे खाना ऐसे ही पड़ा हुआ मिलता था। तभी मुझे घर में कुछ बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान हुई कि घर के अंदर आवाज़ कहाँ से आ रही है और तभी मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे के दरवाजे पर 2 लोग खड़े हैं, जिसमें से एक मेरा भाई है। मैं एकदम से डर गई और सोने की एक्टिंग करते हुए उनकी बातें सुनने लगी। तभी हल्की सी आवाज़ के साथ मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया था। आने वाले ने मेरे कमरे की लाइटें ऑन कर दी थी। भाई उसे आदमी से कह रहा था कि देख लो, यही है, तुम परसों आकर इस लड़की को ले जाना, क्योंकि एक रात तो मैं इसके साथ गुजारूंगा। अरे यह मेरी सगी बहन नहीं है, मैं तो बेकार में ही इससे बहन समझ बैठा था, इसके साथ तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। इतनी खूबसूरत नाजुक कली मेरे घर में मौजूद है और मैंने अब तक इसका कोई रस नहीं पिया। पहले इस कली पर मेरा हक है, उसके बाद यह कली दूसरे
भंवरों के पास जाएगी। यह कहकर उसने दूसरे आदमी की तरफ देखा जो भूखी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। उसके बाद भाई घर से बाहर चला गया। पीछे पीछे वह आदमी भी चला गया। वह दोनों घर के दरवाजे के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। उस आदमी ने भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा, बस तुम किसी दिन इसे बेहोश कर देना और यहाँ से ले जाना और मेरा काम हो जाएगा। यह सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी कि कल तक मेरी इज्जत के लिए उन गुंडों से लड़ने वाला भाई आज मेरी ही इज्जत का प्यासा बन गया था। कैसे वह अपने आप से किया हुआ वादा भूल सकता था? गलती शायद मेरी ही थी कि मैंने कैसे उसे अपना भाई समझ बैठी थी। सच तो यही कह रहा था कि उसका और मेरा रिश्ता ही क्या था। ना बाप एक था, ना माँ एक थी। हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं था। वही रिश्ता था जो एक गैर मर्द और गैर लड़की के बीच होता है। वह खुद पहले मेरी इज्जत को तार तार करके अब मुझे ही बेच के पैसे कमाना चाह रहा था। मेरे पूरे शरीर में नफरत की चिंगारियां भड़क उठी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं कमज़ोर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मेरे भाई ने उस आदमी से कहा कि ठीक है, तुम कल आ जाओ। मैं समझ गई कि अब मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ने में देर नहीं है। वह आदमी चला गया था। मैं वापस आकर लेट गई। लेटने से पहले मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर ली थी। वह पूरी रात बेचैनी से करवटें बदल रही थी। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो जितने पैसे अब तक कमेटी में जमा करवाए थे वह कमेटियां निकलने से पहले ही वापस ले लिए और जुर्माने के तौर पर उसमें से कुछ रकम भी अदा की। वह सारे पैसे मैंने अपने अकाउंट में जमा करवा दिए। अब मैं इस घर से भाग जाना चाहती थी जहाँ पर मेरी इज्जत और जिंदगी की बोली लग रही थी। घर जाते हुए रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पर रुकी और वहाँ से अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए कुछ सामान भी ले लिया। घर वापस आई तो घर में भाई बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। आज उसके बोलने का अंदाज बहुत ही नरम था। वह मुझसे नॉर्मली बात कर रहा था। मैं जानती थी कि यह सब दिखावा ढकोसला है। भाई कहने लगा, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध जलेबी लेकर आता हूँ। यह जिंदगी में पहली बार था कि भाई ने मुझे बाहर से कुछ खाने लाकर देने को कहा था। मैं समझ रही थी, लेकिन भाई को शक में डालना भी सही नहीं था। मैंने कहा, ठीक है भाई, तुम ले आओ, फिर बैठकर हम खाना खाएंगे। मैंने उस दिन मटर पनीर बनाया था क्योंकि वह भाई को बहुत पसंद था। थोड़ी देर बाद भाई दूध जलेबी ले आया था। मैंने कहा, भाई खाना तैयार है, खा लो। वह खाना खाने के लिए बैठ गया। मैं उसकी कटोरी में सब्जी डाल दी। जैसे जैसे वह खाना खाता जा रहा था अपना सर हाथों में पकड़ता जा रहा था। उसका सर चकराकर गिर गया था। थोड़ी देर बाद में वह जमीन पर बैठ गया। कहने लगा, मुझे क्या हो रहा है? मैंने भाई की सब्जियों में कटोरी में एक नशे की गोली मिला दी थी जिसका नशा वह बहुत तेज था। मैं नहीं चाहती थी कि जब मैं घर से भागूं तो भाई मेरा पीछा करे। मैं उसी की तरफ देख रही थी और वह भी अब पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, यह सब तुम्हारी हरकत है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जहाँ भी भाग जाओ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ऐसा कहते कहते भाई ने जेब से फ़ोन निकाला और अपनी आंखों को मलते हुए नंबर डायल करने लगा। मैं उसके हाथ से फ़ोन छीन ली इससे पहले कि वह फ़ोन कर चुका था कि आकर इस लड़की को ले जाओ, नहीं तो यह भाग जाएगी। यह सुनकर मैं डर रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ देर बाद ही वह इंसान मुझे पकड़ने के लिए आ जाएगा जिससे मेरे भाई ने सौदा किया था। मैं खामोश खड़ी रही और भाई यूं ही मुझे धमकाते हुए बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने के बाद मैं जल्दी से अपना सामान समेटी और अपने आप को एक चादर में लपेटकर घर से बाहर आ गई। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी। बस मैं भगवान के सहारे ही घर से बाहर
निकल की खड़ी थी। घर से बाहर निकलकर मैं तेजी कदमों से बस अड्डे के तरफ जाने लगी। मेरा इरादा था कि मैं इन सब शहर से निकलकर किसी बड़े शहर में चली जाऊंगी ताकि मुझे भाई आसानी से ढूंढ न सके। बाहर खड़े शहरों में गर्ल्स हॉस्टल में मुझे रहने की जगह मिल जाएगी। अब वहाँ तो मेरे पास अच्छी शिक्षा भी थी, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और मेरे बैंक अकाउंट में भी अच्छी खासी रकम मौजूद थी, जिससे मैं अकेले ही काफ़ी समय तक अपना गुजारा कर सकती थी। मैं तेज़ी से बस अड्डे की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे अपने पीछे दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही आवाज़ आई, लड़की रुक जाओ और हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हारे गोली मार देंगे। यह सुनते ही मैं वहाँ से दौड़ लगा दी और एक पतली सी गली में घुस गई। मेरे पास एक पर्स था जिसमें मेरे बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स और मेरे पढ़ाई की कुछ फाइल्स वगैरह थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के हाथ लगूं। मैं उन पतली तंग गलियों में दौड़ते हुए न जाने कब एक बड़े से रोड पर निकल गई थी। मेरे पीछे भागते हुए लोगों की आवाज़ मुझे अभी सुनाई दे ही रही थी, क्योंकि सर्दियों के दिनों की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे उस बड़े रोड की दूसरी तरफ एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, उसके साथ एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था। मैं तेजी से एक लंबा चक्कर काट के उस ढाबे के पीछे चली गई। तभी मैं उन लोगों को ढाबे में दाखिल होते देखा। वो सब 5-6 लोग थे और उनके हाथों में पिस्टल भी थी। वह शिकारी कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। मैं ढाबे की पिछली दीवार से यह सब लोगों को देख रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मैं पीछे मंदिर की तरफ चली गई और मंदिर में छुपकर बैठ गई। लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो लोग ढाबे पर ढूंढने के बाद मंदिर में न जाए। और फिर वैसा ही हुआ था, वह लोग मंदिर में भी आ गए थे और मुझे इधर उधर ढूंढने लगे। लेकिन मंदिर के पुजारी ने उन लोगों को वहां से भगा दिया और वह लोग वहां से नाकाम होकर वापस चले गए। फिर मैं वहां से निकलने का इरादा कर रही थी, तभी मंदिर के सामने एक ट्रक आकर रुका और मैं डर के मारे फिर छुप गई। उस ट्रक में से एक आदमी नीचे उतरा, इसीलिए वह कोई ट्रक ड्राइवर ही लग रहा था। सुर्ख सफ़ेद रंग और ऊंचा, लंबा और काफ़ी खूबसूरत इंसान था। वह ट्रक ड्राइवर देखने से ही काफ़ी शरीफ आदमी लग रहा था। अपने ट्रक को साइड में लगाकर ढाबे पर खाना खाने चला गया। तभी मेरी नज़र उस आदमी के ट्रक पर पड़े। उस पर इस शहर का नाम लिखा हुआ था जिस शहर को जाने का मेरा इरादा था। मैं जल्दी से उस ट्रक पर चढ़ गई। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे ढूंढने में नाकाम होकर वह लोग ज़रूर बस अड्डे की तरफ जाएंगे, इसीलिए मुझे वहाँ भी खतरा होगा। ट्रक को कोई चेक नहीं करेगा और इस ट्रक में मैं बड़े आराम से उस शहर तक जा सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि यह ट्रक ड्राइवर तो मुझे किसी भी सूरत ट्रक में सवार न करता। मैं मायूस हो रही थी, तभी ड्राइवर की सीट के पीछे बने हुए एक छोटे से केबिन पर मेरी नज़र पड़ी। वहाँ पर एक बिस्तर बिछा हुआ था। मैं समझ गई कि यह ट्रक ड्राइवर के लिए रास्तों में आराम करने की खातिर बनाया गया है। मैं उसी में घुस गई तो मैंने देखा कि उसके पीछे दीवार पर एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था। मैंने उसे खोल की देखा कि पिछला हिस्सा है जहाँ से सामान लोड किया जाता है। वहाँ कपड़ों के बड़े बड़े बॉक्स थे और उनके बीच में थोड़े बहुत जगह मौजूद थी। मैंने कुछ ही पलों में फैसला किया और उन कपड़ों की बॉक्स के पीछे मैं घुस गई, क्योंकि अगर मैं केबिन में रहती तो ट्रक ड्राइवर वहाँ से पीछे झांक कर मुझे देख सकता था। मैंने दरवाजे को बस इतना सा ही बंद किया था जहाँ से सांस लेने की हवा आती रहे और अपने बैग से पेन निकालकर दरवाजे की झिर्री में फंसा दी ताकि झटके से दरवाज़ा बंद न हो। मुझे अभी वहाँ पर
दबाकर बैठे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि वह ट्रक ड्राइवर अंदर आ गया और ट्रक को स्टार्ट कर उसने सफ़र शुरू किया। मैं अपनी जगह सहमत थी। मैं बैठी रही। इतने देर में उस इंसान को किसी का फ़ोन आया तो उसकी बातों का अंदाज़ा हुआ कि मेरा ख्याल सही था। वह बड़े शहर जा रहा है जहाँ पर मैंने जाना था। मैं दबकर वहीं पर बैठी रही और उस इंसान ने ट्रक स्टार्ट करके बाहर निकाल लिया। रास्ते में काफ़ी लंबा सफ़र था। रास्ते में एक जगह रुककर उसने एक ढाबे पर चाय भी पी थी। खाने पीने का कुछ सामान वह पैक करा कर ले आया और ट्रक पर बैठे बैठे ही खाना खाया। बचा हुआ खाना उसने केबिन में रख दिया। अभी तक उसको पिछला दरवाज़ा चेक करने का ख्याल नहीं आया। खाना खाकर मेरी भी भूख चमक उठी क्योंकि मैं भी बहुत देर से कुछ खाना चाहती थी और लगातार भाग रही थी, लेकिन वह बचा हुआ खाना उठा नहीं सकती थी क्योंकि उस इंसान को पूरा शक हो जाता। मैं भगवान को याद करते हुए वहीं बैठी रही। अब ट्रक शहर से निकलकर हाईवे पर दौड़ रहा था। मैं दरवाजे पर मौजूद एक हॉल था उसी से झांक कर देख रही थी कि उस बड़े शहर के आने के आसार नजर आ रहे थे। तभी शहर के करीब आने की वजह से ट्रक एकदम से ज़्यादा बढ़ गई। उसने किसी एक जगह पर ट्रक को रोकने के लिए ज़ोर से ब्रेक लगा दिया तो मैं हौले से आंख लगाए बाहर के मंजर को देखने में बिजी थी। मुझे जोर का झटका लगा और मेरे गले से एक चीख निकल गई। मेरे वजन से दरवाज़ा खुला। मैं लुढ़कती हुई केबिन में आ गई। मेरी चीख सुनकर वह इंसान भी परेशान हो गया और एकदम से ट्रक के साइड में करते हुए उठकर पिछले केबल में आया और झट से लाइट चालू किया। मुझे देखकर वह हैरान और फटी फटी आंखों में मेरी तरफ देख रहा था। वह मुझसे पूछने लगा, तुम कौन हो? ट्रक में कैसे आई? मैं उसके पांव पकड़ लिए और कहने लगी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकालने में मत कहना। यह कहकर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैंने अपनी पहचान बताने के लिए उसे अपने बैंक के सारे पेपर्स निकाल कर दिखा दिए, जिससे मेरा एक पहचान पत्र, मेरा आधार कार्ड भी रखा हुआ था। मेरे सारे पेपर्स देखने के बाद वह इंसान हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं एकदम से हैरान परेशान खड़ी थी कि आखिर मेरे पेपर्स देखकर ऐसे क्यों रो रहा है। तभी उसने मुझे मेरा नाम से पुकारा और कहने लगा, हर्षाली दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। तभी उसने मेरा आधार कार्ड से मेरे सामने रख दिया और मेरा आधार कार्ड देखकर जो हाल उसका हो चुका था वही मेरा हुआ। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी और फिर जब मैं उसे गौर से देखा तो मैं एकदम से ही उसे पहचान गई। यह तो मेरा छोटा भाई था जिसे मेरे बाप ने ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया था। मैं इस अचानक हुए हादसे की शौक में की कैफियत में थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जब उसके कदमों में गिरी हुई थी, उसने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उठाया और मेरा सर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, भगवान बहुत बड़ा है। और उसने भी मुझे अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी सुनाई। मेरा वह जालिम बाप कब का मर चुका है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद मेरे भाई ने ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया था। यह ट्रक भी उसका अपना था और उसके लिए उसने कोई ड्राइवर नहीं रखा था क्योंकि उसे बचपन से ही मेहनत का शौक़ था। उसने अपने बाप से मिलने वाली जायदाद का कुछ हिस्सा बेचकर यह ट्रक लिया था और उसे चला रहा था। अब इसी बड़े शहर में ही रहता है और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मैं भगवान के इस चमत्कार से पर हैरान थी। वह कैसे लोगों को अपनों से मिला देता है। उसके बाद की कहानी बहुत छोटी और मेरा भाई मुझे अपने साथ ले गया और बाकी जायदाद उसने मेरे नाम कर दिया और कहने लगा, यह तुम्हारा हक है, इसे लेने से तुम मना मत करोगी। मेरे बाप ने मेरे भाई को
बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया था, जिसकी वजह से यह ट्रक ड्राइवर का काम करना पड़ा था। भाई ने खुशी खुशी मुझे जॉब की इजाज़त दे दी थी और आज मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ। भाई की मोहब्बत क्या होती है, मैंने ये अपने भाई के साथ जाना। मेरी छोटी छोटी तकलीफ पर तड़प उठता था। मुझे अपने हथेली पर छाला बनाकर रखना है, वह भी शायद मोहब्बतों का तरसा हुआ था। अकेले ही जिंदगी गुजारी है, मैं भी उसे भरपूर बहन का प्यार दे रही हूँ। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। भाई ने मेरी शादी भी करवा दी है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और आज मेरे भाई की शादी है और मैं सोच रही हूँ कि अपने पति से कहूँ कि मुझे भी अब भाई के साथ ही रहना है। मेरा भाई बहुत अच्छा है और इसी तरह मेरा पति भी बहुत अच्छा है। आज तक मेरा भाई मेरे साथ रहता आया है। मैं चाहती हूँ कि जब भाई की शादी हो जाए तब भी हम सब लोग साथ में मिलकर रहें। मेरे पति ने मेरी बात मान ली है। मैंने भाई से भी कहा है कि भाई, जब आपकी शादी हो जाएगी तब हम सब मिलकर एक ही घर में रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। शादी के बाद भाई भाभी और मेरा पति एक ही घर में हम खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके